हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों की गणित की कार्य पुस्तिका और हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता, जिसके 7 प्रश्न मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। उससे आगे के प्रश्न अब हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लेक्चर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये नो कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई डाटा नहीं लगता है और हमें प्रोत्साहन मिल जाता है। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। सभी बच्चों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके भी अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ूँ भाई। अब मैं प्रश्न संख्या 8 पर आ जाओ। नीचे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, देखकर बताओ कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है अथवा नहीं। अपने उत्तर का कारण भी दो और दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं और कोण माप कर लिखो। पहले तो सर्वांग समता को ही देख लो भाई। ए बी 3 है तो इधर पी आर भी 3 है। मान लो ये दोनों बराबर हैं, मान लिया हमने। ठीक है, इधर बी सी 4 है तो इधर पी क्यू 4 है, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन जब हम एंगल की बात करते हैं तो यहाँ 3 और 4 वाली भुजा के बीच में 60 डिग्री का कोण है, जबकि 3 और 4 के बीच वाली भुजा में 60 का कोण नहीं है, वो अलग ही है। और फिर मैंने इस भुजा को नापा तो AC 3.5 सेंटीमीटर मैंने लिख रखी है, और इसको नापा मैंने QR को, तो ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर, यानी 2 संगत 2 भुजाएं तो बराबर आ गई, लेकिन तीसरी बराबर नहीं आई। तो जब हम इनको एक दूसरे पर रखेंगे तो एक दूसरे को ढकेंगे नहीं और ये सर्वांग सम नहीं होंगे। तो ये सब मैंने यहाँ लिख दिया। AB BC AC का माप लिख दिया है, PR QP QR का माप लिख दिया। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। एंगल B दे रखा था 60 है, एंगल A मैंने नापा 75 डिग्री, एंगल C 45 है। ये 75 है, ये 45 है। ठीक है, एंगल P ये वाला मैंने नापा तो 80 डिग्री है, ये वाला कितना है, 75 है, ये वाला 45 है। इनके तो एंगल भी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंगल Q कितना है, 40 डिग्री है। तो नहीं, ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्रश्न संख्या 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनसे आपको सर्वांग समता बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में दिए त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या ना होने का कारण भी लिखो। अब जब आप इस आकृति को देखते हो तो इसमें 2 त्रिभुज हैं। एक है, देखो ये पूछ रहा है BAC, यानी B से शुरू कर रहा है, BAC ये वाला त्रिभुज है बेटा, ये वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। BAC ये वाला त्रिभुज जिसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया है, BAC। ठीक है, और दूसरा जब हम इसको ढक लें तो ये जो पूरा त्रिभुज बच जाता है CDB। CDB आप देखो, एक चीज़ को समझने की कोशिश करो। BA यहाँ से देखना, BAC CDB, BAC CDB दोनों कॉर्नर से शुरू किया, पैर ऊपर ले गए, फिर ऐसे लेकर आ रहे हैं। यानी B की तुलना C से करके देखनी है, A की D से करके देखनी है। समझ आ रही है बात? और फिर देखना है सर्वांगसम है या नहीं है। तो मैंने तो इसमें पहले ही लिख दिया। पूछ रहा क्या त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज CDB, मैंने हाँ लिख दिया है, लेकिन आपने बाद में लिखना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। देखो भाई जरा, BAC और CDB दोनों में आप देख सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला ये किस चीज़ का चिन्ह है, 90 डिग्री के कोण का, यानी कोण A ये वाला और कोण D। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। जब यहाँ BAC ध्यान देना और लिखा हुआ है CDB, तो हमने भुजा BA की तुलना करनी है CD से, समझे मेरी बात को। AC की तुलना करनी है DB से, यानी AC किसके बराबर होनी चाहिए, DB के। ध्यान से समझें इस बात को। और भुजा BC की तुलना करनी है भुजा CB से। भुजा BC की तुलना करनी है भुजा CB से। एंगल B की C से करनी है, B यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। A की D से करनी है तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और C की B से, C का मतलब BCA और CBD, BCA और CBD इनकी तुलना हमने करनी है। ऐसे आपने ध्यान रखकर चलना है। तो पहले तो ये देखो BC और BC, चाहे आप इसको BC लिख लो चाहे CB लिख लो, ये आ गया। BC और CB बराबर हो गए, एक भाग आ गया यहाँ पर। ठीक है, एंगल BAC और एंगल CDB
ये एंगल BAC और CDB दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, तो एंगल की तुलना हो गई। और अब ध्यान दो, जो ये AC भुजा है ये इसने 8 सेंटीमीटर पूरी दी हुई है, और ये जो BD भुजा है ये भी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक हो गया। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये SAS नहीं बनेगा, ये RHS बनेगा। एक RHS नियम होता है, अगर दो समकोण त्रिभुजों में, RHS को समझ लेना आप ध्यान से, R फॉर राइट एंगल बोलूँ तो 90 डिग्री का कोण, H फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और साइड माने कोई सी भी एक भुजा। तो दोनों में 90 डिग्री का कोण बराबर हो गया, 90 डिग्री के सामने दोनों का कर्ण बराबर हो गया, और दोनों की एक एक भुजा बराबर हो गई। तो RHS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। आप इस तरह क्या करती है, अपने किसी कागज़ पे बनाओ, इसको भी काटो, इसको भी काटो, और इसको जब पलट के इस पर ढकोगे तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा भी ढक लेंगे, लेकिन तुलना करते समय हमें ज़रा ध्यान से करना है। दूसरे भाग पर आ जाते हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, थोड़ा सा फ़र्क है, उसमें यहाँ 90 का एंगल था, इसमें नीचे है। क्या त्रिभुज PQR सर्वांगसम है SRQ के? नाम का ध्यान रखना है, PQR। मैं फिर से इसको रंग भर रही हूँ, दूसरे को मैंने शायद पिछली बार में नहीं भरा था, अब भर देती हूँ। और देखो SRQ ये वाला त्रिभुज, ठीक है, समझ पा रहे हो आप इस बात को? एक तो ये है SRQ, ये 10वीं कक्षा तक के बच्चों को समझ में नहीं आती हैं बातें, अगर शुरुआत अच्छी ना हो तो, बेस अच्छा ना हो तो ये वाला त्रिभुज देखो, मैं इस त्रिभुज को यहाँ अलग से बनाती हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये S है, ये R है, ध्यान देना मेरी बात पर, और ये Q है। और रेड वाले को भी मैं यहाँ अलग से बनाती हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और इसका नाम है R। इसमें ये एंगल 90 है और इसमें ये एंगल 90 है, इसमें ये भुजा 3 है और इस वाले में ये भुजा 3 है। जब मैं इसको ऐसे पलट दूंगी, इस लाल वाले को, समझ रहे हो, मैं इसको बीच में से मोड़ के ऐसे इस पे ढक सकती हूँ। ये देखो, ये वाला हिस्सा इस पे चला जाएगा, ये देखो लाल से लाल मिल जाएगा, ये 3 वाली भुजा 3 वाली से, और ये दोनों एक दूसरे को ढक देंगे। इसका मतलब सर्वांगसम है। अब क्यों सर्वांगसम है ये बात समझो। PQ SR के बराबर है, दोनों कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। एंगल PQR ये वाला एंगल और SRQ दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं। और QR और RQ समान, देखो QR और RQ एक ही तो रेखा है, एक ही आधार पर तो दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली बराबर है भाई। एक ही दीवार पर दो अलग अलग टावर से खड़े कर दिए एक ही आधार पर, तो ये आधार बराबर है ना। तो भुजा और उनके बीच का कोण, ध्यान देना, ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, और इनके बीच का एंगल बराबर आ गया। तो साइड नियम से ये दिए गए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। आप हर सवाल में इस तरह से दोनों आकृतियों को अलग अलग बना लिया करो ताकि आपको करने में आसानी हो। तीसरा भाग देखते हैं। एक देखो ABCD चतुर्भुज है, लेकिन बीच में विकर्ण खींच दिया, एक त्रिभुज ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया। ये पूछता है त्रिभुज BAC ये वाला, तो अब B से शुरू किया तो अगले को इसके अपोजिट वर्टेक्स से शुरू करेगा, ये इसके सामने वाले से शुरू करेगा, CDB। क्या ये दोनों सर्वांगसम है? मैंने पहले ही लिख दिया है, हाँ सर्वांगसम है। आप नीचे भी लिख सकते थे इस बात को। तो देखो BAC ये वाला त्रिभुज है ऊपर वाला, ठीक है, और CDB, तो जो B पे एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पर बन रहा है C पर, यानी कि एंगल ABC और एंगल DCB, ये देखो मैंने लिखा हुआ है एंगल ABC और एंगल DCB, ये वाला एंगल इसके बराबर। देखो आप क्या करो, इसको बीच में से काटो, काटने के बाद हम इसको पलट के इसको B को B से मिलाएंगे ऐसे करके, और ऐसे पलटेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने प्लेन पेपर पर बनाई है ये वाली आकृति, ये वाली देखो यहाँ बनाई है, कुछ इस तरह की आकृति है। मैं अब इसको काट के फिर दिखाती हूँ आपको। देखो मैंने बिल्कुल त्रिभुजाकार नहीं काटा है, क्योंकि फिर उससे मुझे आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ये देखो आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला त्रिभुज है ABC, हाँ, ये वाली भुजा 4 है,
ये वाला एंगल 35 डिग्री है और ये वाला एंगल 25 डिग्री। एक ही सवाल में समझ लें, फिर आगे मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी। और ये नीचे वाला त्रिभुज है, इसमें रंगों का फ़र्क कर दिया है, तो इसको तो रेड ही कर लेते हैं अपने को, ऊपर वाले को, ठीक है भैया, और नीचे वाले को ब्लैक ही कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो ये नीचे वाला ये रहा CDB, दिख रहा है आपको। तो ये वाला एंगल है हमारा 25 डिग्री और ये वाला एंगल है 35। अब अगर मैं इनको ऐसे तो ढकती हूँ तो देखो ढकेंगे नहीं, और मैं अगर इन्हें ऐसे भी ढकूँगी तो नहीं ढकेगा। लेकिन जब मैं इन्हें ऐसे, अब मेरी बात को समझना, ये त्रिभुज ऐसे थे, मैंने इसको काटा और ऐसे घुमा दिया, देखो ऐसे। अब आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज क्या एक जैसे नहीं है? ये देखो मैं ढकूँ तो, एक बार ध्यान से देखना, 25 25, 35 35, और ये आधार जितना BC है ये भी तो BC ही है। तो जब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे ढकूँगी, आप समझ पा रहे होंगे अब मेरे ख्याल से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे? नीचे कोरा कागज़ लगा के, ये सफ़ेद कागज़ रखा, इसके ऊपर ये स्क्रीन रखा। अब देखो, अब क्या आप इन दोनों आकृतियों को विजुलाइज कर सकते हो? दोनों बिल्कुल डिट्टो एक जैसी हैं। ये देख लो, ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो ये कोना इस कोने को ढक लेगा। ये 35 है तो ये 35 है तो ये इसको ढक लेगा। और ये आधार तो एक ही जगह से काटा है मैंने, तो जब मैं इनको ऐसे रखूँगी तो ये देखो, ये ढक गया ना, कोने से तो कोना ढक गया, और एंगल से ये एंगल ढक जाएगा। जब मैं इस त्रिभुज को कैंची से पूरा काटूंगी तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। ये देखिए, मैंने अब इसको ना काट ही दिया है, थोड़ा छोटा ही कर दिया है। ये त्रिभुज को आप कल्पना करो, कल्पना क्यों करो, असलियत में देखो, ये ऐसे था, यहाँ A था, ठीक है, मैंने काटा, ठीक है, ध्यान देना, नाम पे ध्यान देना, नाम पे। ये था ABC और BDC, लेकिन बुक वाले ने क्या पूछा है? BAC और CDB, हैं, BAC और CDB। तो जब मैं इसको ऐसे पलट रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ तो ये देखो, इसने इसको अब बिल्कुल पूरा पूरा ढक दिया तो दोनों सर्वांग सम हो गए। ये लंबाई देखो ना, ये 25 का था, ये 25 का था, तो इसलिए ये चीज़ मिल गई। यहाँ ये 35 था, ये 35 था, और ये। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी नहीं आए तो आपने मुझे लिखना ज़रूर है, क्योंकि ये टॉपिक एक बार समझ आ जाए तभी बेहतर है। आपको क्या करना है कि जैसे नाम दिया गया है, अब आपको नाम दिया गया है BAC और CDB, तो B की तुलना, B यहाँ B है और यहाँ C है, तो B की तुलना C वाले से अपोजिट से करनी है, जो कि ये रहा एंगल ABC और एंगल DCB, दोनों 25 डिग्री के हो गए। एंगल ACB और एंगल A से शुरू करो तो A के सामने वाले से शुरू करोगे DBC, दोनों कितने के हैं? 35 के, और BC और CB बराबर हैं। ये नहीं लेना, इसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने कौन सी ली है? अब ये देखो, इस पर नियम भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन सा लेना है। तो मैंने ले ली, एक तो दोनों तो भुजाएं ले ली, देखो टिक लगा रखा है, दो तो भुजाएं बराबर हो गई। AC 4 है, BD 4 है। ये चीज़ उसमें चित्र में नहीं दिखाई, मैंने छोड़ दी। तो जब मैंने वो कटिंग की है, उस कटिंग में देखो आप एक बार, AC ABC ये थी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा थी 4 सेंटीमीटर, और ये वाली भी थी 4 सेंटीमीटर। तो 4 ने 4 को ढक लिया, इसने इसको और इनके बीच का ये एंगल बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड नियम से हमारा जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। तो ऊपर वाले को आप रहने देना, मैंने वैसे ही बता दिया है। मतलब जब आप अपने वर्कबुक में करो तो इसको बेशक मत लिखना, ये 3 लिख देना भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये साइड सांझी है। तो साइड एंगल साइड से दोनों सर्वांग सम हो गए। आगे बढ़ते हैं चौथे पार्ट पर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। त्रिभुज ABC, ध्यान दो, ABC और DCB सर्वांग सम में बिल्कुल नहीं है, ये भुजा ही नहीं मिल रही। AB और DC बराबर नहीं है, जो बराबर है वो छांट दिए। कौन से? ABC कोण और DCB कोण, दोनों अब इसकी तरह छाट सकते हो, बिल्कुल यही चित्र है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, आधार बराबर है, लेकिन अन्य भुजाएं और कोण समान नहीं है, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि AB की लंबाई बराबर नहीं है किसकी? लंबाई के DC के। मेरी कोशिश रहती है कि हर छोटी से छोटी बात को मैं यहाँ गहराई में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। आगे बढ़ूँ 5वें भाग पर, ध्यान देना भाई। ये एक त्रिभुज तो ये ऊपर है, ब्लैक कलर में है, PQR, ठीक है, और एक त्रिभुज नीचे है AB ले रहा है भाई, ये AB और C।
ये 2 त्रिभुज हैं, अलग अलग कलर में। अब आपको दोनों दिख भी गए होंगे। अब दिखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहीं ना कहीं क्या हैं, सर्वांग समय, क्योंकि इसमें 6 5 3 है, इसमें भी 6 5 3 है। लेकिन ना गड़बड़ पता है कहाँ है? गड़बड़ है इनके नामों में। ये कहता है कि PQR और ABC की तुलना करो। ध्यान से समझ लो मेरी बात को। PQR की तुलना करो ABC से, यानी PQ और AB बराबर होने चाहिए। अब PQ 6 है और AB 3 है, बराबर नहीं है। अब पीछे वालों की तुलना करो तो QR और BC की तुलना करो तो QR 5 है, BC 6 है, बराबर नहीं है। थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो हैं, लेकिन जो नाम ये दे रहा है ना उसमें सर्वांग सम नहीं है। इसकी स्थिति बदलनी पड़ेगी। क्या स्थिति बदलनी पड़ेगी? देख लो। अब PQR BCE के सर्वांग सम है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी इस तरह के चित्र मिलते हैं, PQR है तो P के अपोजिट वर्टेक्स S, मैं कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रहा आपको, देखो PQR और SRQ ऐसे चलते, यूँ और यूँ। तो अब जब यहाँ बात चल रही थी PQR की, तो P के सामने वाला वर्टेक्स लेना था QB। P से हम Q पे गए हैं तो B से हम C पे आएंगे, और इधर नीचे गए हैं तो इधर ऐसे आएंगे, तो वो BCE के सर्वांग सम होगा। देख लो, PQ और BC दोनों 6 सेंटीमीटर हैं, पहली होगी। पीछे वाली देख लो QR और CA, तो भैया QR और CA दोनों 5 हो गई, और RP और AB बराबर हो गई। तो ये वाला तो सर्वांग सम है नहीं, लेकिन अगर त्रिभुज वही है। अब आप इसी को देखो, अपनी कटिंग को एक बार। अब इसी त्रिभुज को देखो, इसका नाम है BDC। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, भाई मेरा मन कर रहा है मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये पढ़ा जाएगा DCB, ऐसे कर दूं तो CDB या CBD। तो नाम पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्थिति पे ध्यान देना होगा। लेकिन दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सर्वांग सम तो हैं ये त्रिभुज, पर ABC के सर्वांग सम नहीं है, BCE के सर्वांग सम है। तो ये बात हमने लिखनी है। अब हम चलते हैं छठे पार्ट पर। अब इसमें भी आपको मैं अलग से कलरिंग करके दिखा देती हूँ। ये पूछ रहा है त्रिभुज ABE, तो मैंने पहले ही ब्लैक भी कर रखा है, ABE यानी कि इतना त्रिभुज। अलग से मैं इसको बनाना चाहूँगी, एक बार बना ही देती हूँ, ध्यान देना। ABE, ये देखो A के सामने A लिखा मैंने, नीचे B लिखा मैंने, और यहाँ E लिखा। इस कोण पर डबल निशान था और इस पर सिंगल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे त्रिभुज पर। कौन सा है दूसरा? ACD यानी कि ये रेड वाला। तो इसे भी मैं अलग से यहीं पर बना देती हूँ आपके लिए। ACD, ध्यान देना, ACD, C पे सिंगल निशान है, D पे डबल निशान है। अब एक बात ध्यान से देखो, जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो एंगल B एंगल C के बराबर है, बुक वाले ने पहले ही कह रखा है। एंगल AEB और ADC, हाँ, एंगल AEB और ADC दोनों पे डबल निशान है, और एंगल A के बराबर है। और भी ले सकते हो, AB भुजा AC भुजा के बराबर है। तो हमने क्या क्या लिया है वो देख लो, मैंने टिक लगा रखा है। जो AB भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर है, जो AC भुजा है ये भी, दोनों तो ये भुजाएं बराबर हो गई। ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। एंगल ABE, अब ध्यान देना, ABE और ACD ये वाला एंगल भी बराबर हो गया, क्योंकि बुक वाले ने खुद ही दे रखा है। और एंगल BAE, अब ये वाला एंगल ले लिया हमने, BAE कॉमन एंगल है ना, ये वाला एंगल दोनों त्रिभुजों में सान जाए, उसको BAE बोल लो या CAD बोल लो, बात तो एक ही है। तो ये भी बराबर हो गया। अब ये दोनों कोण और इनकी कॉमन भुजा, ध्यान देना, इसके ये दोनों कोण और ये वाली भुजा, इसके ये वाले दोनों कोण और ये वाली भुजा। ऐसे नियम यही कहता है कि दो कोण और उनके साथ लगती हुई भुजा अगर बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसको छोड़ देना, क्योंकि मैंने पहले सारे भाग लिख दिए थे जो हमें चित्र से बराबर दिखाई दे रहे थे। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। फिर भी बेटा कोई भी डाउट है तो आपने बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेक्चर को लाइक करें।
दो पार्ट और रह जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। ये बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहे हैं दोनों ही त्रिभुज, कोई अलग से रंग वंग भरने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो पी क्यू आर ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, और पी क्यू आर नहीं कह रहा, ये कह रहा है आर पी क्यू और आर एस टी आर से शुरू कर रहा है। तो क्या ये सर्वांग सम है? हाँ बिल्कुल है। देख लो ध्यान से, ये क्यू आर और आर टी दोनों कितने 6 सेंटीमीटर हैं। ये एस टी और पी क्यू दोनों कितने 2, और ये वाला एंगल दोनों का कितना है 90। भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और जल्दी से इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ये भी बिल्कुल सर्वांग सम है। इधर वाला त्रिभुज का नाम ए बी सी और ए डी सी ऐसे ले रहा है। ए से शुरू करा ना ए बी सी, तो इसको भी ए से शुरू कर रहा है, तो ऐसे ये ऐसे लाया था तो इसको ऐसे ले गया, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ए सी बी 120 का और ए सी डी भी 120 का, ठीक है। बी सी 4 है, डी सी भी 4 है, ठीक है, और ए सी भुजा दोनों की सांझी है। तो ये भुजा कोण भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर और उनके बीच का कोण, ये भुजा और ये भुजा बराबर और इनके बीच का कोण, तो साइड एंगल साइड नियम से ये त्रिभुज भी क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। ये 2 प्रश्न और हैं, फिर बस बिल्कुल आसान सा ही टॉपिक आगे रह जाता है। नीचे चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है, ध्यान से सुन लो, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। सिंपल सी बात है, अलग से लिख लो, ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों बराबर होंगी या नहीं होंगी? होंगी। अब ये कह रहा है डी एफ ई सी के बराबर है। डी एफ का मतलब ये इतना सा हिस्सा और ये इतना सा, मैंने ब्लैक किया भी हुआ है, मैंने एक कट का निशान भी ऐसे लगाया हुआ है, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों का बराबर है। तो बताओ कि ए डी एफ ये त्रिभुज जो मैंने ब्लैक किया हुआ है, और डी सी ई ये जो मैंने रेड किया हुआ है, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? तो बिल्कुल सर्वांग सम है। क्यों? ए डी भुजा डी सी के बराबर है, क्योंकि दोनों वर्ग की भुजाएं हैं, ए डी भुजा डी सी के बराबर है। आगे ध्यान देना मेरी बात पर, डी एफ भुजा ई सी के बराबर है। किताब वाले ने खुद कह रखा है कि डी एफ और ई सी आपस में बराबर। इस ट्रायंगल की 3 भुजाएं हैं, ये वाली तो इसके बराबर हो गई, ये छोटी सी इस छोटी सी के बराबर हो गई, दे रखा है। अब क्या बच गया? एंगल ए डी एफ 90 का है, 90 का है, वर्ग के चारों कोण 90 के होते हैं। और डी सी ई ये वाला दोनों कितने के हो गए? 90 के हो गए। तो कौन सा नियम लग गया? साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और ये है प्रश्न संख्या 11। फिर से सर्वांग समता, फिर से वर्ग। ए बी सी डी एक वर्ग है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो ये हिस्सा इसके बराबर आएगा। एफ डी सी का मध्य बिंदु है, तो ये हिस्सा इसके। लेकिन अब एक बात और सुन लो मेरी ध्यान से, ए डी की लंबाई और डीसी की लंबाई बराबर है, एडी और डीसी बराबर है, क्योंकि दोनों वर्ग की भुजाएं हैं। तो ये मध्य बिंदु है, तो जो एडी का आधा होएगा वो डीसी के आधे के बराबर होएगा। अब एडी का आधा क्या है? एई, तो एई डी एफ मतलब ये चारों बराबर। भाई वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो ये 2, अब ये भी 4 है, तो ये 2, तो हमारे पास क्या आता है कि एई ई डी डी एफ और एफ सी ये चारों आपस में बिल्कुल बराबर हैं, आंख बंद करके। अब ये पूछ रहा है कि त्रिभुज ए ई बी, ध्यान देना, ए ई बी यानी कि ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी एफ बी यानी कि ये वाला त्रिभुज, क्या ये दोनों सर्वांग सम हैं? बिल्कुल हैं भैया। ये भुजा तो इसके बराबर है, क्योंकि ये भी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर मान ली मैंने है, तो ये भी 4 पाएगी। तो ए बी तो बी सी के बराबर हो गया। अब ये और ये बराबर है, मैंने पहले ही कह दिया, ए ई और एफ सी बराबर है, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा आपको कारण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप 7वीं कक्षा में हो। जब आप बड़ी कक्षा में आओगे तो इन बातों को हम वहाँ लिख के दिखाएंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दी। भाई ये दोनों बराबर है, तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। भाई जब ए डी और सी डी बराबर हैं, तो ए डी का आधा और सी डी का आधा बराबर होएगा। तो ए डी का आधा ए ही है, सी डी का आधा सी एफ है, तो ए ई और सी एफ बराबर हो गए। और ये वाला एंगल बी ए ई या ई ए बी और एफ सी बी दोनों में कितने का हो गया? 90 का। तो भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए।
और ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 7 के। सर्वांग समता के लिए 4 बच्चों ने जो कथन दिए वो निम्न है। पूर्णिमा क्या कहती है कि सर्वांग समता के लिए दोनों आकृतियों का माप बराबर होना चाहिए। सुधा कहती है सर्वांग समता के लिए दोनों आकृतियों की आकृति समान होनी चाहिए। भरत कहता है ना आकृति ना माप बल्कि पोजीशन समान होनी चाहिए, आकृति भी बराबर ना और माप भी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। हाँ भाई, आकृति एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है तो तुलना कैसे करेंगे? सर्वांग समता तो हो ही नहीं सकती भाई। एक त्रिभुज चतुर्भुज को ढक लेगा क्या? नहीं ढकेगा ना। विवेक कहता है सर्वांग समता के लिए आकृति और आकार दोनों बराबर होने चाहिए, अवस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये बात इसकी भी बिल्कुल सही है कि आकृति भी बराबर हो और आकार भी बराबर हो। और पूर्णिमा की बात भी सही है। इन चारों में सर्वांग समता के बारे में किसका कथन सबसे ज़्यादा ठीक है और क्यों? ये इसमें मैंने थोड़ा अमेंडमेंट किया है कि बिल्कुल सही कह रहा है विवेक की आकृति और आकार, ठीक है, शेप एंड साइज। शेप त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुजाकार है तो दूसरा भी त्रिभुजाकार होना चाहिए। और आकार जितने आकार का ये है, यानी कि जितनी इसकी भुजाएं हैं, कोण हैं, उतने ही आकार का दूसरा हो तभी सर्वांग सम होगा। अवस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवस्थिति यानी पोजीशन, यानी पोजीशन को बदल सकते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मैं बार बार लेके आ रही हूँ कि ये दोनों त्रिभुज थे ना, दोनों की आकृति त्रिभुजाकार थी, दोनों के माप भी बराबर थे, लेकिन अवस्थिति अलग थी। तो अवस्थिति को हमने थोड़ा पलट के देखा तो भैया वो बराबर आ गई। तो पोजीशन को तो हम बदल सकते हैं। तो विवेक का कथन बिल्कुल सही है। आकृति और आकार बराबर होना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन को बदलकर हम सर्वांग सम बना सकते हैं, ठीक है। और ये है लास्ट प्रश्न। नीचे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं। प्रत्येक के नीचे संभावित सर्वांग समता कथन भी लिखे गए हैं। उपयुक्त कथन पर सही का निशान लगाओ। पहला चित्र देखो ABC, दूसरा ये है EDC। देखो ये भुजा इसके बराबर है, यानी तुम देखो कि BCDEF के बराबर है। एक बार मैं यहीं लिख रही हूँ, BCDF के बराबर है। BC नीचे से ऊपर जा रहे हैं, DF के बराबर है। और AB कोने से शुरू कर रही हूँ, ED के बराबर है। AB ED के बराबर है। और 90 का कोण B पे बन रहा है, D पे, तो कोण B कोण D के बराबर है। तो इसका मतलब B और D की तुलना होनी चाहिए। B की तुलना D से होनी चाहिए ना। B पे, इसको मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, इसको भी मैं एक बार बना के बताऊँ। ये देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की, कैंची का प्रयोग नहीं किया। ये वाला ही त्रिभुज है, ये ऐसे है ना, ऐसे ही है ना। ये देखो ढक दिया, देख लो अपनी बुक में भी। अब मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, घुमा दिया तो क्या ये और ये बिल्कुल एक जैसे नहीं लग रहे अब? तो ये जो नाम था ये AB यहाँ आ गया था, तो B की तुलना D से करनी थी, यानी ABC और EDF सर्वांग सम होने थे। सुन रहे हो मेरी बात को? भाई ये A था, इसको मैं रेड कलर से लिखती हूँ आपको दिखाई दे जाए। ये A था, ये B था, और भैया ये C था, और ये ऐसे था ये त्रिभुज। देख लो अब आप, ऐसे था ये त्रिभुज। ये वाली भुजा ये थी और ये इसके बराबर है, यानी जब मैं इसको ऐसे करती हूँ तो AB किसके बराबर है? ED के, ठीक है। और BC किसके बराबर है? DF के। तो ABC किसके सर्वांग सम होना था? EDF के, जो कि इसने इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा। वैसे भी B की तुलना D से होनी थी, तो B यहाँ बीच में है तो यहाँ D बीच में नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ B बीच में है, E बीच में, ये गलत हो गया। यहाँ B बीच में है, EF बीच में है, तो ये गलत हो गया। B की तुलना D से होएगी। यहीं से मोटी सी बात पता लग रही है, तो ये सही ऑप्शन आएगा। तो आप ऐसे लिख लेना इसको। और ये लास्ट पार्ट है, एंगल ABC, ACB और PRQ। अब ध्यान दो, A पे 60 है, अब ये 90 है, ये 30 है। एक सिंपल सी बात है, ये 90 का है, ये 30 का, 120, तो ये ऑटोमेटिकली कितने का बचेगा? 60 डिग्री का बचेगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दो कि कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम हो सकता है। अभी गारंटी तो नहीं है क्योंकि हमें इनकी भुजाएं नहीं पता, लेकिन हम एक संभावना की बात करें। ये 60 है तो ये कितने का बच जाएगा? 30 का। तो B की तुलना क्या उसे करनी पड़ेगी? PA के बराबर है CR के। अगर ये सर्वांग सम हुए, संभावित सर्वांग समता हुए, क्योंकि केवल कोणों की बराबरी से त्रिभुज सर्वांग सम कभी भी नहीं होते हैं। A का सर्वांग समता का कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। तो ABC और PQR ये सर्वांग सम हो सकते हैं, बाकियों की कोई संभावना
नहीं है तो ये था आपका 7th चैप्टर। फॉर एनी डाउट डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।